एक गांव जिसका नाम बानोपुर था। जिसमें एक गुल मोहम्मद नाम का हकीम था। हकीम साहब का कद नुमाया तौर पर कम था, इसलिए वो बोने हकीम के नाम से गांव में मशहूर थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके दवाखाने में गांव के चौधरी का एक नौकर आया और हकीम साहब से कहने लगा, हकीम साहब, चौधरी साहब की दवाई खत्म हो गई है, वो लेने आया हूँ। दवाई खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, मैं आज ही जंगल से वो कमयाब जड़ी बूटी ढूंढ कर लाऊंगा, फिर दवा बनाकर घर भिजवा दूंगा। हकीम साहब ने तसल्ली दी। शाम को हकीम साहब अपने शागिर्दों अदनान और अनवर के साथ वही जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी तलाश के बाद आखिर उन्हें वो जड़ी बूटी मिल गई। इससे पहले कि वो वहां से रवाना होते कि अचानक उन्हें घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दीं। ये घोड़ों के टापों की आवाज कैसी है? खामोश, इस जंगल बियाबान में यूं कोई आम शख्स नहीं आ सकता, हमें मोहतात होने की जरूरत है। हकीम साहब ने खामोश रहने का इशारा किया। घोड़ों की टापों की आवाज नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। वो तीनों झाड़ी की ओट में छुप गए। फिर उन्हें बातों की आवाजें सुनाई दी। देखो, अब काम की बात सुनो। ये संदूक हम उस झाड़ी में छुपा देंगे आज के लिए, और फिर आज रात एक और वारदात करके कहीं छुप जाएंगे। वो डाकू थे जो कहीं से वारदात करके आ रहे थे। जब डाकू उनकी नजरों से ओझल हो गए तो हकीम साहब ने कहा, अब हमें यहां से फौरन निकलना होगा। रात गहरी हो चली थी। अचानक अदनान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने अनवर था। तुम इस वक्त? यहाँ सब खैरियत है? हाँ हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, करो। देखो अदनान, तुम ये बात तो जानते हो कि किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। बस यूं समझ लो कि किस्मत ने हमारे घर पर दस्तक दी है। अच्छा, वो कैसे अनवर? देखो, हमें ये बात मालूम है कि डाकू आज रात जंगल में नहीं होंगे, और वो संदूक जो डाकुओं ने झाड़ियों में छुपाया है वो उसी झाड़ी में ही होगा। तो क्यों ना हम इस मौके से फायदा उठाकर जंगल से वो संदूक हासिल करके अमीर हो जाएं? बात तो तुम्हारी मेरी समझ में आ रही है, मगर इसमें खतरा भी तो हो सकता है। खतरा तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, मैं तैयार हूं। थोड़ी देर बाद दोनों एक मशल लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जल्द ही दोनों उस जगह पहुंच गए जहां पर उन्हें डाकू नजर आए थे। फिर वो अपनी मशल की रोशनी में वो संदूक ढूंढने लगे। इसी दौरान उन्हें अचानक एक झाड़ी में वो संदूक मिल गया। अदनान और अनवर के चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पर वो संदूक उठाया और जंगल से बाहर निकल आए। संदूक हासिल करने के बाद अदनान और अनवर
बहुत खुश थे। ऐसा करो कि अब तुम अपने घर चले जाओ, रात काफी हो गई है। सुबह इस संदूक का माल आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। अदनान अपने घर चला गया। अचानक अनवर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। उसके दिल और दिमाग में लालच और फुतूर पैदा हो चुका था। अचानक उसे वो दवा याद आई, मगर संदूक हासिल करने की दुल्हन में वो ये भूल गया था। उसने फौरी तौर पर अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो दवा उसकी जेब से गायब थी। अगली सुबह डाकू जंगल में छुपाया हुआ अपना संदूक लेने के लिए उसी जगह पर पहुंच गए जहां उन्होंने इसे छुपाया था। संदूक कहाँ चला गया? कल तो इसी जगह छिपाया था। कहाँ जा सकता है हमारा संदूक? सरदार, मुझे तो ये किसी दूसरी पार्टी का कारनामा लगता है जो हमारा संदूक चुरा के ले गया। अगर ऐसा है तो फिर हमारे साथ तो वही हुआ, चोर को पड़ गए मोर। इस दौरान डाकुओं के सरदार को वहां पर गिरी हुई वही दवाई की शीशी मिली जो कि अनवर की जेब से संदूक तलाश करते हुए वहां पर गिर गई थी, जिसे उठाते हुए सरदार ने कहा, तुम लोग मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि ये उसी शख्स की शीशी है जिसने हमारा संदूक चुराया है। चलो करीबी गांव में जाकर पूछगछ करते हैं। वो अपने साथियों के साथ जंगल से गांव की तरफ रवाना हो गए। सुबह होते ही अदनान अनवर के घर पहुंचा, मगर अनवर घर पर मौजूद नहीं था। अदनान ने सोचा कि अनवर हकीम साहब की दुकान पर गया होगा। जब अदनान हकीम साहब की दुकान पर पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया कि वही डाकू हकीम साहब की दुकान पर मौजूद थे और डाकुओं का सरदार हाथ में शीशी लिए हकीम साहब से बात कर रहा था। हकीम साहब, मुझे पता चला है कि ये दवा आपकी दुकान से ली गई है, जिसका मुझे पूरा यकीन है। कल रात जंगल से मेरा कीमती संदूक चोरी हो गया है और ये दवा उसी जगह पर पड़ी हुई मिली है। ये बात तो साफ है कि जिस शख्स की ये दवा है उसी शख्स ने मेरा संदूक चुराया है। जान प्यारी है तो साफ और सच बात बताओ, ये दवा तुमने किस शख्स को दी थी? ये सुनकर हकीम साहब का मारे खौफ के मुंह खुला का खुला ही रह गया। अचानक अदनान को याद आया कि संदूक तलाश करते हुए अनवर का पांव फिसला था और जब ही उसकी जेब से ये दवा वहां गिर गई होगी। ये दवा तो मैंने अपने शागिर्द अनवर को दी थी ताकि वो ये दवा चौधरी साहब की हवेली पहुंचा दे। ओ मेरे खुदाया, तो इसका मतलब है कि वो संदूक अनवर ने चुराया है। अनवर कहाँ है? अनवर, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनवर को तो मैंने अभी एक संदूक उठाए हुए समंदर की तरफ जाते हुए देखा है। साथियों, समंदर की तरफ चलो, जल्दी करो, कहीं वो भाग न जाए।
डाकू फौरी तौर पर समंदर की तरफ भागे, मगर अनवर किश्ती में सवार होकर उनकी पहुंच से बहुत दूर चला गया था। ये देखकर वो हाथ मलते रह गए। अनवर की किश्ती अब समंदर के बीच पहुंच चुकी थी और अब उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। अब मैं यहाँ से दूर जाकर किसी आबादी में शाहाना जिंदगी गुजारूंगा। अब मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ। ये कहते हुए उसने एक बार फिर अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी में बारे में सोचना शुरू कर दिया और नए नए शाहाना ख्वाब सजाने लगा और अपने सामने पड़े हुए खजाने से भरे संदूक को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक किश्ती में पानी भरना शुरू हो गया और अनवर की किश्ती देखते ही देखते पानी से भर गई। अनवर ने कश्ती से पानी निकालने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद रहा। किनारा भी बहुत दूर था, मगर अनवर की कश्ती समंदर में डूबने लगी और कुछ ही देर में कश्ती समंदर में गर्क हो गई और साथ अनवर भी डूब गया और वो खजाने का संदूक किसी के काम न आया, बल्कि समंदर की तहों में जाकर गुम हो गया। सच कहा है किसी ने, लालच का अंजाम तबाही और बर्बादी है। चाहे किसी भी सूरत में हो, लालच इंसान की जान तक ले लेती है।